नमस्कार दोस्तों, लॉ एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो भी अमेंडमेंट्स थे और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में स्पीकर के रोल को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है पिछले कुछ सालों से, उन सब को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम एंटी डिफेक्शन लॉ का एक छोटा सा एनालिसिस भी करेंगे। इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हम कुछ केस लॉज का सहारा लेंगे और उन सब को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला केस है 1992 का किहोतो होलोहन केस, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि स्पीकर का जो डिसीजन होता है ऑन दी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। अब वो ऐसा इसलिए कहती है कोर्ट क्योंकि स्पीकर जब भी कोई डिसीजन ले रहा होता है रिगार्ड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन, तब वो एक ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट कर रहा होता है और इसलिए उसका डिसीजन जो है जुडिशियल रिव्यू के पर्व्यू में आता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि जब तक स्पीकर अपना डिसीजन नहीं सुना देता उस केस को लेकर, डिस्क्वालिफिकेशन के केस को लेकर, तब तक जो कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू का पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। दूसरा केस होता है 2015 में S.A. संपत कुमार केस। इसमें इशू ये था कि क्या हाई कोर्ट अपने पावर को एक्सरसाइज करते हुए स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को ये डायरेक्ट कर सकती है कि वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में किसी डिस्क्वालिफिकेशन के केस को डिसाइड करे। क्योंकि पिछले केस में जैसा हमने देखा कि जब तक स्पीकर डिसाइड नहीं करता तब तक जुडिशरी इंटरवीन नहीं कर सकती। तो ऐसे तो स्पीकर चाहे तो सालों इस केस को पेंडिंग रख सकता है। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने इस केस की ग्रेविटी को समझते हुए ये केस CJI के सामने रखा और इसको एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सौंप दिया। दूसरा केस है 2019 का श्रीमंत बाला साहेब पाटिल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली। ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। इसमें स्पीकर ने 17 MLAs को डिस्क्वालीफाई कर दिया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन और साथ ही उन्हें बार कर दिया था फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस टिल देयर टेन्योर। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन तो मान लिया कि दे आर डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, लेकिन साथ ही ये कहा कि अ स्पीकर इज़ नॉट एम्पावर्ड टू बार एनी मेंबर फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हालांकि वैकेंसी दोनों से क्रिएट होती है, अगर कोई मेंबर रिज़ाइन कर दे या मेंबर डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हो जाए, लेकिन अगर किसी मेंबर पे डिस्क्वालिफिकेशन का केस चल रहा है और उसी बीच वो रिज़ाइन कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर जो डिफेक्शन का केस चल रहा है वो प्रोसीडिंग बंद हो जाएगी। इसके बाद आता है इस साल का केस 2020 का केशम मेघचंद्र वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली का केस। इसमें पिटिशनर मणिपुर हाई कोर्ट से ये प्रे करता है कि वो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को ये डायरेक्ट करे कि वो एक रीज़नेबल टाइम में किसी डिस्क्वालिफिकेशन केस को डिसाइड करे। लेकिन क्योंकि ये जो मैटर है वो ऑलरेडी 2015 के संपत कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, तो हाई कोर्ट इसमें अपना डिसीजन सुनाने से मना कर देती है। तो पिटिशनर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक फ़ैसला दिया है जिसमें RF नारिमन जो है वहाँ 3 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड थे और इन्होंने डिसाइड किया, जैसा कि आप द हिंदू के आर्टिकल में देख सकते हैं, कि किसी भी स्पीकर को एक डिस्क्वालिफिकेशन का केस 3 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ये सजेशन दिया कि वो डिस्क्वालिफिकेशन इस पावर को स्पीकर से हटाकर एक परमानेंट ट्रिब्यूनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करे और उसे दे जिसमें फॉर्मर जजेस हों, चीफ जस्टिसेस हों, और वो इस केस को डिसाइड करें। और अब हम फाइनली बात करते हैं सचिन पायलट का केस। अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान के स्पीकर CP जोशी ने सचिन पायलट और उनके साथ 18 MLAs को डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस भेजा है। तो सचिन पायलट और उनके साथ जो बाकी के MLAs हैं उन्होंने इस नोटिस को कोर्ट में क्वेश्चन कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनली। तो कांग्रेस के जो लॉयर्स हैं, जिनमें अभिषेक सिंघवी हैं और बाकी के जो लीगल एडवाइज़र्स हैं, उनका ये कहना है क्योंकि सचिन पायलट और उनके बाकी के MLAs ने 2 बार कांग्रेस के पार्टी मीटिंग्स के व्हिप को इग्नोर किया है,
ये इग्नोर करना ये दर्शाता है कि उन्होंने वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप गिव अप कर दी है। और वॉलंटरली गिविंग अप द मेंबरशिप एक क्लॉज है जिसमें आप डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं किसी भी मेंबर को। लेकिन सचिन पायलट के लॉयर्स हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी और भी काफ़ी लीगल एडवाइज़र्स का ये कहना है कि क्योंकि सचिन पायलट और बाकी के एमएलएज़ ने ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं शो किया था कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करना है, तो ये स्पीकर का जो डिसीजन है वो 10th शेड्यूल के बियॉन्ड है। और कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कहा है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट असेंबली के बाहर होने वाली मीटिंग के लिए भी व्हिप इशू कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट असेंबली में होने वाली मीटिंग और बाहर होने वाली मीटिंग इन दोनों में डिफरेंस है। तो अब हमें देखना ये है कि कोर्ट इस मैटर पे क्या डिसीजन सुनाती है। अब हम एनालिसिस करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ का। इसके लिए हम कुछ कमेटी रिपोर्ट्स को देखते हैं, जिसमें पहला है दिनेश गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट जो कि 1990 में आई थी। इस रिपोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी मेंबर को के डिस्क्वालिफिकेशन का सिर्फ 2 ग्राउंड होना चाहिए, या तो वो वॉलंटरली गिव अप कर दे अपनी मेंबरशिप जो कि अभी भी है, और दूसरा कि वो अपनी पार्टी विप के अगेंस्ट तब वोट करे जिस टाइम सरकार के गिरने का सवाल हो। यानी कि अगर कोई भी विप हो एक कॉन्फिडेंस मोशन का या नो कॉन्फिडेंस मोशन का, और तब कोई भी मेंबर पार्टी विप के अगेंस्ट, तब उसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। और दूसरा, इस रिपोर्ट ने ये बात कही थी 1990 में कि ये जो पावर है डिस्क्वालिफिकेशन का वो स्पीकर के पास नहीं, प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास होनी चाहिए ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। दूसरा है लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट जो 1999 में आई थी। इसमें लॉ कमीशन ने ये कहा कि पार्टी को विप तभी इशू करना चाहिए जब सरकार खतरे में हो, दैट इज़। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने भी यही कहा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन के डिसीजन का पावर है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ही होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पर। तो ये एक एनालिसिस हुआ। अब हम चलते हैं एक कंक्लूसिव एनालिसिस पर, जिसके लिए हम मार्च महीने की फर्स्ट पोस्ट के आर्टिकल का सहारा लेंगे। अब इस आर्टिकल में एंटी डिफेक्शन लॉ के फेवर में भी बात कही गई है और इसके अगेंस्ट भी बात कही। फेवर में हालांकि काफ़ी कम है, मेनली जिसमें बस ये है कि क्योंकि कोई भी मेंबर जो है वो इलेक्ट होता है एक पार्टी लेबल, एक पार्टी बैनर के अंडर, उसके साथ पार्टी मनी इन्वॉल्व होती है और पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसीलिए अगर कोई मेंबर अपने पार्टी के प्रति किसी भी तरह की डिसलॉयल्टी प्रेजेंट करता है तो ही शुड नॉट रिटेन क्लेम टू हिज सीट। अब हम बात करते हैं इसके कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स की। एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से कोई भी एमपी या एमएलए अपने मोरल कंपास से कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता, उसे पार्टी के लाइंस पे ही वोट करना होता है और सोचना होता है। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की बात करें जैसे यूके, जहाँ से इंडिया ने अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है डेमोक्रेसी का, वहाँ पे भी ब्रेग्जिट डील जब इशू चल रहा था उस टाइम कुछ एमपीज़ ने अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही रेबेल किया और अपने मोरल कंसाइंस से उन्हें जो वोट करना था वो वोट किया। दूसरा केस और अभी हुआ है हाल में यूएसए में, जब डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट इम्पीचमेंट का प्रोसेस चल रहा था तो डेमोक्रेट पार्टी है उसके भी 3 मेंबर्स ने डोनाल्ड ट्रंप के इम्पीचमेंट के अगेंस्ट वोट किया था। ऑस्ट्रेलिया में तो यहाँ तक ये भी है, एक फ्री वोट का सिस्टम है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मेंबर्स को अलाउ करती है अपने कंसाइंस के हिसाब से वोट करने के लिए। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इंडिया में तो ये है कि अगर कोई अपने पार्टी विप के अगेंस्ट कुछ भी बोल देता है तो काफ़ी सीवियर एक्शंस होते हैं। तो ऐसा सिर्फ इंडियन डेमोक्रेसी में ही है, बाकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। दूसरा क्रिटिसिज्म हमारे यहाँ इंडिया में ये है कि अगर एक लेजिस्लेटर, एक एमपी या एमएलए अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करे तब तो वो डिफेक्शन का केस बनता है। लेकिन अगर वही मेंबर्स, काफ़ी सारे मेंबर्स एक मर्जर के कोर्स में अगर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करें तब वो डिफेक्शन का केस नहीं होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स जानने के बाद, दोनों साइड देखने के बाद क्वेश्चन ये है कि क्या डिफेक्शन के केस होने बंद हुए हैं इंडिया में, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं आई है जिसके लिए ये लॉ एक्चुअली में बना था। तो यहाँ हमारा वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों। होप करता हूँ कि आपको इस सेशन में भी काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आज का भी सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो मेरा, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे चैनल लॉ एंड जस्टिस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।